हर हर महादेव, जय श्री राम सभी को. दिस इज पलक मिश्रा. सो टुमारो इज़ योर इंग्लिश पेपर. सो ऑल द बेस्ट गाइस. ठीक है. सो आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाली हूँ वर्जीनिया वुल्फ एज अ राइटर. बहुत बार ये क्वेश्चन आता भी है और वर्जीनिया वुल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक फेमिनिस्ट राइटर है जो कि डिस्कस की हैं व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विच कम्स इन द लाइफ ऑफ अ वुमेन व्हेन अ वुमन स्टार्टेड राइटिंग. ठीक है. तो ये स्टोरी जिसने पढ़ी है तो उसके लिए बहुत ईजी होगा. मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव टेल मी दैट उनके बुक जो है उनके एक्चुअल टेक्स्ट नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा. सो दैट्स वाई मैंने ये पिक किया क्योंकि मेरी जो पॉइंट्स है ये मेरी जो कॉपी आप लोग देख सकते हो या एंड यहाँ पे मैं एनालिसिस करूँगी कि आखिर है क्या. सो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिफाइन डिस्क्राइब वर्जीनिया वुल्फ एज अ राइटर तो आप उसको ये सारे पॉइंट्स में डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है. ओके. सो लेट्स बिगिन. देखिए यहाँ पे क्या है यूज ऑफ नरेटिव डिवाइस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. वर्जीनिया वुल्फ ने क्या किया है, इन्होंने एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को एज अ अपना नरेटिव डिवाइस यूज किया हुआ है. ठीक है. क्रिएटेड बाय I have to zoom it for you all. Fusion of stylistical virtuality and intense lyricism. आप जब उनके एक्चुअल टेक्स्ट पढ़ेंगे, जिन लोग के पास नहीं है वो लोग का तो प्रॉब्लम है, बट जो एक्सप्लेनेशन टेक्स्ट था वो डिफ़िकल्ट है. बट जब आप इनके टेक्स्ट को देखोगे तो इट इज़ इंटेंस लिरिसिज्म. यू हैव टू फाइंड आउट थ्रू द टेक्स्ट. आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए आई थिंक इंटरनेट से टू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड हाईली अवेयर ऑफ मेंटल एंड मटेरियल रियलिज्म ऑफ रियलिटी. व्हेन यू रीड वर्जीनिया वुल्फ, उन्होंने ना रियलिटी को बहुत डिस्कस किया हुआ है. मतलब देखिए पहले स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को डिफाइन कर दूं तो इट इकोज द एम्प्लीफिकेशन ऑफ मेथोडोलॉजिकल इवेंट्स डेवलप फ्रॉम सब्जेक्टिविज्म नॉट सेट इन क्रोनोलॉजिकल सीरीज. एग्जाम्पल मिसेस डेलोवे. ये देखिए इनकी ही लिखी हुई चीज़ है. और ये जो है इसमें सेम चीज़ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस फाइंड हुआ है. लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब आप भी लिखेंगे वर्जीनिया वुल्फ एज अ राइटर तो आप सिर्फ एक चीज़ को नहीं देखेंगे, आप उन सारे राइटिंग्स को देख के चलेंगे. लेकिन जब आप लिखिएगा एज स्पेशल कॉन्टेक्स्ट टू दी प्रोफेशन फॉर वुमेन तब आप वो चीज़ कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको बोला गया एज अ राइटर सिर्फ तो आपको उनकी पूरी स्टोरी का एग्जाम्पल ले सकते हैं. यू आर फुल्ली फ्री. तो आप मिसेस डेलोवे लिखिएगा. देखिए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस टेक्निक क्या है. देखिए बेसिकली ये ना उन्होंने सब्जेक्टिविज्म डाला है. सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी आपको पता होगी. सब्जेक्टिविटी वो जब आप अपनी पर्सनल लाइफ की एग्जांपल्स लिख रहे हो, ऑब्जेक्टिविटी वो जो आपने बिल्कुल पर्सनल लिख लिया, इट इज़ इनपर्सनल फॉर्मल यू कैन से. बट सब्जेक्टिविटी में इनफॉर्मेलिटी आ जाती है. और इन्होंने जो स्टोरी लिखी है वो अपनी पूरी एक्सपीरियंस बताती है कि उनका फर्स्ट सैलरी आता है उससे वो एक पर्शियन कैट खरीदती हैं. वो कितनी ज़्यादा इनसेंसिटिव थी इस बात से, सब लोग वो चीज़ सोच रहे हैं. उन्होंने ये चीज़ बताई. उन्होंने फाइंड किया कि वो एक राइटर की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, स्पेशली अ फीमेल राइटर. जब वो बैठती है तो उसको जो एक फैंटम थी जिसे हम लोग बोल सकते हैं ना कि एंजल इन दी हाउस, तो उसने उसको कितना इंटरप्ट किया वाइल राइटिंग और फिर उसने उसे कैसे ख़त्म किया. ओके. ठीक है. सो जो वर्जीनिया वुल्फ है उन्होंने इस सारी चीज़ों को अपनी एक तरीके से नरेटिव डिवाइस बनाया, नरेटिव डिवाइस की तरह यूज़ किया है. ओके. सो नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज सिंबलिज्म. सो यू कैन टेक द एग्जाम्पल लाइक द टू द लाइट हाउस. ठीक है. द वॉयेज आउट एंड मिसेस डेलोवे. दीज आर सम एग्जाम्पल्स व्हेन यू विल राइट द टॉपिक ऑफ सिंबलिज्म. ठीक है. सो अब जब आप बात करें पोएटिक डिवाइसेस इन द नॉवेल्स ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, यानी वर्जीनिया वुल्फ की जितनी भी नॉवेल्स हैं उन्होंने बहुत सारी पोएटिक डिवाइसेस की यूज़ की है. जैसे उनकी पोएटिक स्टाइल है ना, और फिर इन्होंने बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच वगैरह यूज़ किए जैसे कि मेटाफर हो गया. अब मेटाफर का एग्जांपल अगर आप लिख रहे हैं तो उसका एग्जांपल भी देना पड़ेगा. तो आप लिखेंगे द ग्रेट ब्रश स्वेप्ट अक्रॉस हिज फाइन लाइक पल्स ऑफ परफेक्ट हार्ट एंड देन शी हैड इल्यूमिनेटेड. बेसिकली व्हाट आई हैव डन इज, ये बहुत बड़ा सेंटेंस था तो इतना ज़्यादा याद नहीं हो पा रहा था इसलिए मैंने डैश डैश करके लिख लिया. आप लोग भी ये सेम चीज़ कर सकते हैं. हाँ. देन आफ्टर फेमिनिज्म, तो इनको फेमिनिस्ट राइटर ही बोला गया है. क्यों? क्योंकि इनका जो सेंट्रल पोजीशन था इन दी मूवमेंट ऑफ 1970, जब ये मूवमेंट हुआ था 1970 का, जब आप वर्जीनिया वुल्फ के इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे तो इनका जो वर्क था वो इसमें बहुत ज़्यादा मेजर लीड रोल प्ले कर रहा था. समझ में आया? एंड इट इज़ परवेसिव एडमिरेशन ऑफ हर वर्ड.
यानी इनकी जो भी वर्क है वो क्या है, इनको हम लोग फेमिनिस्ट राइटर बोलते हैं, जिसमें उन्होंने फीमेल्स वगैरह की प्रॉब्लम्स वगैरह को डिस्कस किया है, प्रॉब्लम को डिस्कस किया है कि क्या क्या फेस करती है वुमेन। ओके, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने चैलेंज किया है उस टाइम के वर्क को। लाइक जब वर्जीनिया वुल्फ की बात हम करें तो उस टाइम जो भी मैन होते थे जो लिखते थे, उनका सेंट्रल पॉइंट यही होता था कि एक फीमेल बहुत ही गई गुजरी, दया, उस पर सब लोग दया कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है, वो रो रही है, इसी तरह का उनका एक वुमेन के लिए डिस्क्रिप्शन ही यही था कि वुमेन कितनी दुखी है, वो कैसे रह रही है, उसकी दीन दुखी हालत को ही डिस्कस करते थे। और क्या डिस्कस करते थे कि वुमेन बस एक ही पर्सपेक्टिव ही है उसका लाइफ का कि उसकी किसी अमीर घर में शादी हो जाए, वो किसी अमीर लड़के को फंसा ले। समझ में आया? वर्जीनिया वुल्फ इसके खिलाफ स्टैंड ली हैं और जो भी चीज़ें उनको सही नहीं लगी वो अपने वर्क में उन्होंने लिखा है, और इसके बिल्कुल अगेंस्ट लिखा है कि एक विमेन है जो कि अपने से पैसा कमा रही है। आप इनकी पर्सपेक्टिव में देखिए, इन्होंने कैसे अर्न करना चालू किया, पहला कैसे अर्निंग यूज़ की उन्होंने, फिर उनको समझ में इतना इंपॉर्टेंस उसका समझ में आया कि मैं जो अपनी फर्स्ट इनकम, जो किसी के लिए बहुत डिफिकल्टी होगा, वो मेरे लिए इतना ईजी था कि मैंने पर्शियन कैट खरीद ली। ओके ओके देन अब हम एनालिसिस करेंगे इनका। तो फर्स्ट, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू राइट इंट्रोडक्शन इन द बिगनिंग एंड एंडिंग विद द कंक्लूजन इज नेसेसरी। ओके, तो इंट्रोडक्शन में आप ये लिखेंगे जो वर्जीनिया वुल्फ का प्रोफेशन फॉर वुमेन है, ये एनालिसिस होने जा रहा है यहाँ पे। तो आप लिखेंगे स्पीच इंटेंडेड फॉर द वुमेन्स सर्विस लीग इन 1931। ये वहाँ पे ये जो मैंने अभी बताया वुमेन्स सर्विस लीग इन 1931 में इन्होंने वहाँ पे जितनी भी खड़ी हुई डिफरेंट प्रोफेशन की वुमेन थी, उनको इन्होंने वो स्पीच में अपने स्पीच डिलीवर किया वहाँ पे, और इसी का टेक्स्ट करके आया है। उन्होंने बेसिकली बताया क्या वहाँ पे, स्ट्रगल ऑफ अ फीमेल राइटर, कि जब एक फीमेल राइटर लिखने बैठती है तो सबसे पहले उसको खुद का पर्सनल स्पेस चाहिए होता है ना। कि जैसे अभी कोई राइटर है जो कि मान लो कोई कविता लिख रहा है, कोई शायरी लिखता है, उन सब चीज़ों के लिए आपको अपना स्पेस तो चाहिए होगा। आप हर दिन टाइम बिजी रहेंगे, आप हर टाइम कोई ना कोई काम करोगे, आपके पास कोई ना कोई रहेगा ही हमेशा, हर वक्त कुछ ना कुछ है, बिजी इन्वॉल्वमेंट है, तो क्या आप वो चीज़ लिख पाएंगे? आप कविता नहीं लिख पाएंगे, आप शायरी नहीं लिख पाएंगे, आप कोई राइटिंग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपको इस तरीके की मतलब अगर आपको कोई वर्क चाहिए, आपको एज अ राइटर बनना है, आपको इस तरह के प्रोफेशन में जाना है ना, तो आपको अपना पर्सनल स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। और इन सबसे हटके हर पर्सन को अपना पर्सनल स्पेस होना ज़रूरी है। आप खुद एज अ स्टूडेंट लाइफ में सोचते हो कि आई हैव टू टेक सम डिस्टेंस फ्रॉम ऑल, बिकॉज मुझे 5 to 10 मिनट्स चाहिए खुद के लिए। तो यहाँ पे वही चीज़ बताती हैं कि एक पर्सन जो स्पेशली विमेन है, जिसको इतने सारे काम होते हैं, अपनी फैमिली की देख रेख करनी होती है, उसकी लाइफ में सबसे पहला स्ट्रगल होता है रूम ऑफ वन ओन। ये उन्होंने लिखा भी है, जिसमें वो यही डिस्कस करती हैं। देन पर्सनल डिलेमा यानी कि दुविधा ऑफ फीमेल राइटर, यानी एक फीमेल राइटर जब बैठती है लिखने तो उसके खुद के दुविधा या डिलेमा आखिर होते क्या हैं। जैसे इंटेंसली नहीं, वो बोलते क्या है ना, बेसिकली देखिए उस टाइम के जो भी राइटर्स थे और उस टाइम पीरियड ऐसा था कि विमेन को क्या माना जाता है, इंटेंसली सिंपैथेटिक, शी वॉज इमेंसली चार्मिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल हो वुमेन, एकदम सिंपैथेटिक हो, अटरली अनसेल्फिश, यानी इतनी ज़्यादा अनसेल्फिश हो कि मतलब दूसरे के लिए खुद को ही न्यौछावर कर दे, वही वाला सीन है। एक्सेल्ड इन डिफिकल्ट टास्क ऑफ फैमिली, यानी फैमिली की जो डिफिकल्ट टास्क है उसमें वो बिल्कुल माहिर हो, हाँ, और अपने आप को डेली सेक्रीफाइस करे। अगर मान लो उसके घर पे खाना कम है तो वो खुद ना खाए, वो दूसरों को खिला दे, वो इतनी ज़्यादा अपने रोज़ के डेली लाइफ में वो अपने आप को सेक्रीफाइस करती रहे। तो वो वाला सीन था कि जब भी वो लिखने के लिए बैठती थी तो जो फैंटम थी एंजल इन द हाउस, वो उसको क्या करती थी, वो उसको बोलती थी कि डियर यू आर अ यंग फीमेल राइटर, प्लीज़ आप उन सारी क्वालिटीज़ को लेके चलना जो एक विमेन की होती हैं, और सबसे बड़ी बात कि तुम्हारे पास खुद का दिमाग नहीं होना चाहिए। तो उस टाइम की जो राइटर थी वो बताती हैं कि सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये थी कि उस टाइम पे तुम्हें अपना दिमाग नहीं यूज़ करना है, यानी विमेन को अपना दिमाग नहीं यूज़ करना है, उसको दूसरे के हिसाब से चलना है। अगर वो खुद के हिसाब से चली तो वो उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रही है। समझ में आया? तो इसी वजह से जब भी वो लिखने के लिए बैठती थी, उनका जो फीमेल पर्सपेक्टिव था वो कॉपी में उतर जा रहा था, यानी वो जब लिख रही थी तो वो उसके ऊपर दिखाई देने लग रहा था कि एक फीमेल का लिखा हुआ है, और वही चीज़ उन्होंने अपने लिए स्टैंड लेके उसको ख़त्म किया, यानी फैंटम को ख़त्म किया। क्यों? क्योंकि जब आप किसी को रिव्यू दे रहे हो या कोई भी चीज़ कर रहे हो, आप अगर एक राइटर हो, आपका पर्सपेक्टिव उसमें नहीं आना चाहिए। जैसे मान लो आप सही गलत का डिसीजन ले रहे हैं
तो फिर आप अपना पर्सपेक्टिव घुसाएंगे उसमें, उस कंडीशन पे जो ठीक है हाँ या ना वाला सीन होता है। आपको अपना पर्सनल ग्रजेस निकालने का उस पर वो नहीं होता है। मतलब मान लो कोई आपसे दुश्मनी कर लिया, आपके दिल में कुछ है, तो जब कोई वो सही भी है फिर भी आप उसको गलत साबित करने के लिए लगे हुए हो, वो तो इस पर्सनल हो जाती है ना। लेकिन आप कुछ नहीं है आपके दिन, बिल्कुल आप न्यूट्रल होकर जब कोई काम करते हो तो वो एक्चुअल वर्क होता है। तो वर्जीनिया कहती हैं कि जब भी मैं लिखने बैठती थी तो मेरा पर्सपेक्टिव, फीमेल पर्सपेक्टिव मेरे सामने आ जाता था, जो मुझे बताता था कि विमेन को ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। समझ में आया? तो उन्होंने यही डिस्कस किया, द पर्सनल डिलेमा ऑफ अ फीमेल राइटर। देन सिंबल ऑफ एंजल इन द हाउस नोन एज द फैंटम। फैंटम को एक तरीके से वो भूत वगैरह वाला बोला गया है, जिसमें वो बताती है कि एंजल इन द हाउस वही फीमेल पर्सपेक्टिव है जो कि उसके राइटिंग के बीच में आ जा रही थी। पर्सपेक्टिव ऑफ अ वुमन, वुमन विथ नो माइंड, अनसेल्फिश, सेक्रीफाइस हरसेल्फ डेली, एसेट्रा एसेट्रा। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। अब एंजल इन दी हाउस को एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है कि एंजल इन दी हाउस वही चीज़ है जो बार बार वर्जीना को बोलती थी कि देखो तुम विमेन हो, किसी मेल के वर्क को रिव्यू करने जा रही हो, बी सिंपैथेटिक, बी अनसेल्फिश, यू नो, एक्सील्ड, जैसे एक विमेन को एक्सपेक्ट किया जाता था वही है। ओके, तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से वर्जीनिया के दिमाग में ये सारी चीज़ें कंटिन्यू रिवॉल्व होती थी। यही रीज़न है कि वर्जीनिया डिप्रेशन में जाके फिर सुसाइड कर लेती हैं। आपको पता है वो सुसाइड कैसे करती हैं? वो अब एक अपनी पॉकेट में उन्होंने अपनी कोट में पेबल्स भर लिए और फिर वो कोई रिवर ओशन कुछ ऐसा था जिसमें वो वहाँ पे चली जाती हैं और उनकी डेड बॉडी नहीं मिलती बट उनका कोट मिलता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हिंड्रेंस ऑफ अ बॉडी टू अ फीमेल राइटर। ओके, इसमें बेसिकली वो बताती हैं, पहला तो उन्होंने मेंटली बताया कि कैसे तो वो बताती हैं कि सेकंड में टेलिंग द ट्रूथ अबाउट माय ओन एक्सपीरियंस एज बॉडी, आई डू नॉट थिंक आई सॉल्व्ड, आई डाउट दैट एनी वुमेन हैव सॉल्व्ड इट, द ऑब्स्टेकल हर आर स्टिल इमेंसली पावरफुल एंड येट आर डिफिकल्ट टू डिफाइन। यानी वो ये भी बोलती हैं कि पर्सनल मेंटल पर्सपेक्टिव जो था, मेंटली तो उन्होंने सॉल्व कर लिया कि अब मैं अपनी राइटिंग के बीच में अपना जो फीमेल पर्सपेक्टिव है वो नहीं आने दे रही हूँ। लेकिन वो कहती हैं कि विमेन अपनी जो एक्चुअल में जो उसकी फिजिकल बॉडी है उससे रिलेटेड जो उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, वो अपने आप को कभी वो फाइंड नहीं कर, मतलब उसको कभी सॉल्व नहीं कर पाएगी और डिफाइन करना भी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो उन्होंने अपने जो बोल सकते हैं आपने स्पीच में ये भी चीज़ डिफाइन की थी, मेंटली और फिजिकली दोनों चीज़ों से विमेन को बहुत डिफिकल्टी होती है और ये डिफाइन करना भी बहुत डिफिकल्ट है और इसको रिमूव करना भी बहुत डिफिकल्ट है। ओके, देन देखिए स्टीरियोटाइप ऑफ मेन एंड वुमेन, यानी उस टाइम की जो सोसाइटी थी, आपको पता है मतलब इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। आपको मालूम है वो जेके रोलिंग, हम लोग उनका नाम समझ के क्या देखते हैं कि हैरी पॉटर जो लिखा है उन्होंने, हम लोग उनका नाम देख के जेके जो है उसको देख के सोचते हैं कि एक मैन है। ठीक है, उनको देख के उनका नाम जेके रोलिंग देख के लगता है ना कि कोई लड़का लिखा है, बट एक्चुअल में शी इज़ अ फीमेल। उन्होंने ऐसा अपना नाम चेंज करके लिखा ताकि किसी को पता न चले कि एक फीमेल की ये राइटिंग है। ठीक है, तो वैसे ही जो वर्जीनिया वुल्फ है वो भी ये सेम चीज़ करती हैं, मतलब वो बताती हैं कि एक मैन और एक वुमेन के बीच में सोसाइटी में इतना डिफरेंस था, इतनी डिस्क्रिमिनेशन थी कि एक मैन को मैन एज अ ब्रेड विनर एंड वुमेन एज अ होम मेकर, वो वाला सीन है कि मैन को काम करना चाहिए, विमेन को घर संभालना चाहिए। वो बिल्कुल मतलब जो भी फीमेल का वो पर्सपेक्टिव है उसका, जो इस तरीके से उसे जज किया जाता है उसमें पूरी निपुण होनी चाहिए। और अगर ये भी बोला गया कि अगर कोई विमेन ब्यूटीफुल नहीं भी है तो वो कुछ भी ऐसा अपने फेस पे लगा ले जिससे वो चार्मिंग लगे, लेकिन चार्मिंग होनी चाहिए। समझ में आया? तो उस टाइम की जो सोसाइटी थी उसको वर्जीनिया वुल्फ ने अपोज भी किया है। स्टीरियोटाइप ऑफ मेन एंड वुमेन ये भी इसमें डिस्कस किया है। एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल फाइट इन अ फीमेल राइटर, एक्सटर्नल और इंटरनल जो हमारी फाइट होती है वो फीमेल राइटर्स का जो है उसको वर्जीनिया वुल्फ ने बताया कि वर्जीनिया वुल्फ बोलती हैं कि एक राइटर का एक्सटर्नल जो है और इंटरनल फाइट होती है जब भी वो किसी राइटिंग को करने जाती है, स्पेशली फॉर फीमेल्स। उन्होंने बोला है कि अपने इंटरनल के जो भी पर्सपेक्टिव है, मेरा फीमेल पर्सपेक्टिव, उससे मैं लड़ रही हूँ। एक्सटर्नली इंटरनली मेरी जो लड़ाई चल रही है वो कहते हैं ना, द वॉर बिटवीन अ माइंड एंड हार्ट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है वो चीज़। वही यहाँ पे बोला गया है कि जो वर्जीनिया वुल्फ है उन्होंने बताया कि कैसे इंटरनली वो बहुत ज़्यादा
प्रेशराइज थी, किस तरीके से वो मतलब अपने आप को वो संभाल नहीं पा रही थी, किस सेंस में कि वो लिख रही हैं जब, तो वो क्यों बार बार फीमेल पर्सपेक्टिव आ रही है ना। और प्लस एक्सटर्नली भी वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी। तो वर्जीनिया वुल्फ ने यही सारी चीज़ें डिस्कस की है, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को जब आप उनके वर्क्स वगैरह को देखोगे, फिर उनकी डेथ के बारे में डिस्कस करोगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कनेक्शन लगता है। आई डोंट नो आपने पढ़ा है कि नहीं, आपने सिर्फ वर्जीनिया वुल्फ का प्रोफेशन फॉर वुमेन पढ़ा, बट इनकी जो भी राइटिंग्स है बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी हैं, आई मस्ट से कि एज अ फीमेल यू कैन गो थ्रू दैम। देन आफ्टर इनकरेजिंग वुमेन फॉर आर्डरस इफेक्ट टू कंटिन्यूसली, उन्होंने अपने सेंटेंस में क्या बोला देखिए, शी रिमार्क्स दैट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इन हिस्ट्री, विमेन आर एबल टू आस्क क्वेश्चन, विमेन एबल है आज खुद से मतलब क्वेश्चन करने के लिए, पहली बार एक विमेन एबल है डिसाइड करने के लिए, यानी विमेन इज एबल टू डिसाइड फॉर देम सेल्व्स कि क्या होना चाहिए, व्हाट आर आंसर शुड बी। ये पूरा उनका सेंटेंस है, लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो विमेन को एक तरीके से उनकी जो एफर्ट्स हैं उनको इनकरेज कर रही थी, वहाँ पे जो खड़ी जितनी भी फीमेल हैं जो डिफरेंट यू कैन से प्रोफेशन से आती हैं, प्रोफेशन फॉर वुमेन, डिफरेंट प्रोफेशन, उन सबको वो इनकरेज करती है, विमेन को इनकरेज करती है। एंड एट द एंड कंक्लूजन में आप लिखोगे कि शी टोल्ड अबाउट विमेन स्ट्रगल, differentiation between a man and a woman, discrimination, obstacles in the life of a female writer, and opening the eyes to the reality. That's all guys. I hope आपको समझ में आया हो। एंड ये मैंने इतना क्विक करवा दिया, आपको लग रहा होगा लेकिन क्विक करने की ज़रूरत भी है क्योंकि कल ही आपका एग्ज़ाम है, सो मुझे बहुत फास्ट होना पड़ गया। बट अगर आपने पढ़ा है तो ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।